गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। एम आई ऑडिबल, विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में, जहां पे अब हम नेक्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स, यस, सवा घंटा अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। सो आप क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? ऑल ऑफ यू, एम आई ऑडिबल, विजिबल? जस्ट वेटिंग। ऑल फाइन, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, चलिए। सो आज है दिसंबर 2010 का और जून 2011 का पेपर लेके आ रहे हैं आज। राइट। सो अगेन एक पेपर से पहले एक काइंड ऑफ प्री ड्रेस रिहर्सल, जून 2010 2011। और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि दिसंबर 10 से है। मेरी कोशिश ये है पेपर से पहले जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम हम कवरेज कर लें। और अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी बात चल रही है, सब जगह पे गॉसिप्स चल रही है कि रूमर्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। और आई अंडरस्टैंड कि प्योरली क्या चल रहा है आप लोगों के साथ कि हर एक जगह पे गूगल में नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी वेबसाइट ने ये बोला, किसी वेबसाइट ने वो बोला। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बिफोर आई स्टार्ट दिस टुडे सेशन, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन भी क्या, बस कहने का मतलब ये है कि देखिए, बॉदर मत हुई, राइट। एनटीए का काम एनटीए को करने दीजिए, राइट। उसके लिए कुछ मैंने सुना कि ट्विटर में कुछ लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं। वो सब चीजों में जाके आप अपना टाइम किल कर रहे हो। डोंट गेट इनटू दिस। वो एनटीए को जब एडमिट कार्ड निकालना होगा वो निकालेगा। सो इट शुड नॉट बी आर कंसर्न, राइट। आई थिंक ये छोटी सी एक बात है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग, हाँ ठीक है, नहीं निकला निकला तो बता देना, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। दैट शुड बी द मोटो, राइट। थोड़ा सा बॉदरनेस रहता है, आई विल नॉट से कि ये नहीं होता, लेकिन होता है, बॉदरनेस होता है। लेट्स फोकस मोर ऑन आर जो हमारे हाथ में है। चलिए, इसी मोटिव के साथ आज सेशन शुरुआत करते हैं। और ये पार्ट 2 है, तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि जून 2011 के भी और दिसंबर के भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी के सामने है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और जो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, बहुत सारी चीजें क्रोनोलॉजी में बताने वाला हूं। तो ये जितने भी पुराने पेपर्स हैं इसमें क्रोनोलॉजी पूरा पक्का हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोटपैड एंड पेन। आप सभी रेडी रखिएगा। सो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर और एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ का काम था 1776। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी ऑफ नेशन, ये ब्रूनर मेडाल का काम था, जो कि 1968 में था। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये होना चाहिए 1936, केन्स का काम था ये। द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, यही है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा यहाँ पे। ये है मैल्थस का काम, और ये है 1798, 1798। सो अब आप पूरा का पूरा मैच कर सकते हैं। दिस इज द वे दैट क्रोनोलॉजी ऑर्डर हम लोग कर सकते हैं। 1776 सबसे पहले ये आ गया नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। सो इट शुड बी 1 4 1 4 3 2, ये होना चाहिए बी इसका आंसर, राइट। बी रेडी विद द थिंग्स एंड सभी के सभी लिखते रहिएगा, राइट। चलिए, इट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड ट्रेड और जनरल एग्रीमेंट्स। सो आईएमएफ जो था दैट वाज जुलाई 1944, राइट। ब्रेटन वुड सिस्टम। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दिस इज बेसिकली आईएफसी हुआ था 40 जुलाई में ही था ये, 56 जुलाई 56। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टर्म्स एंड ट्रेड, ये था 1 जनवरी 48, राइट। यहाँ पे इनिशियली 23 कंट्रीज ने एक साथ फॉर्म किया था ये, राइट। तो ये आप देख सकते हैं 44, 56, 50, 95, 48। तो ये सबसे पहले हो जाएगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा फोर, फिर हो जाएगा सेकंड, फिर हो जाएगा थर्ड, राइट। आई थिंक आई हैव डन इट राइट। सो 1423, 1423, 1423, दिस शुड बी द आंसर, सी, राइट। लिख लिया ऑल ऑफ यू? 1947 गेट? नहीं नहीं नहीं, 48, गेट 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इट इज सी।
इंपीरियलिज्म, मर्केंटाइलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म। अच्छा, इसको क्रोनोलॉजी में बिठाना है। सबसे पहले देखिए फ्यूडलिज्म शुरुआत हुई थी। सो फ्यूडलिज्म की स्टार्टिंग जो थी तकरीबन 10th सेंचुरी के आसपास की बात है। ये 10th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी के बीच में है ये, राइट। उसके बाद फ्यूडलिज्म के बाद हुआ मर्केंटाइलिज्म, राइट। मर्केंटाइलिज्म ये तकरीबन था फ्यूजिक्रेट्स मर्केंटाइल मर्चेंट्स, राइट। 1600 शताब्दी में ये कहीं था, 16 से लेके 18 सेंचुरी तक था। मर्चेंट्स बन के घूमते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम पे हमारे देश में आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में 1608 में सूरत में आई थी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया सूरत के पोर्ट पे आई थी सबसे पहले, ठीक। सो मर्केंटाइलिज्म ये हो गया। उसके बाद यू हैव इंपीरियलिज्म, फिर ईस्ट इंडिया हटके फिर नेशनलिज्म, कॉलोनाइजेशन आना शुरू हुआ। तो दिस वाज अ टाइम व्हेन ब्रिटिश इंडिया रूल आ गया था, 1760 में ये था। और कैपिटलिज्म जो है वो आपका शुरुआत हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। तो इंपीरियलिज्म के बाद कैपिटलिज्म शुरुआत हुई थी। तो ये था तकरीबन 18 सेंचुरी में बोल सकता हूँ, राइट। कुछ कुछ डेट्स मुझे पूरा सही से याद है। सो अब देखते हैं कि कैसे ये मैच होगा। सबसे पहले इट विल बी 4, राइट। उसके बाद होना चाहिए सेकेंड, एज पर द थिंग। उसके बाद आइडियली इट शुड बी 1, उसके बाद 3 होना चाहिए, राइट। सो 4-2-1-3, 4-2-1-3, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, राइट। तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है। कैपिटलिज्म की स्टार्टिंग सबसे बढ़िया पॉइंट है जहां पे पहली बार कैपिटलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, दैट वाज इन 1776 एडम स्मिथ की किताब में। तो आप समझ सकते हैं कि इसी टाइम के दौरान 57 में 1757 में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत हो गई थी, राइट। तो उसके बाद कैपिटलिज्म के बारे में एडम स्मिथ की किताब में लिखी हुई थी। तो इसलिए वो 1760 पहले आ गया। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कॉलोनाइजेशन। तो पहले फ्यूडलिज्म था। फ्यूडल लोगों ने पैसा लगाया, जमीन में पैसा लगाया, फिर जमीन से पैसा मिला, फिर बहुत सारे लोग थे जो मर्चेंट्स बन के घूमते थे, राइट। इसमें मर्चेंट्स में कोलंबस भी वन ऑफ देम, राइट। तो कहते हैं कि कोलंबस की स्टार्टिंग, जब कोलंबस ने दुनिया ढूंढी, तो दुनिया की खोज में निकला 1400 समथिंग। तो उस टाइम पे दैट वाज अ मार्किंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन वहां से शुरुआत हो गई थी, राइट, ये कहते हैं। एनीवे, तो उसी टाइम से मर्केंटाइलिज्म शुरुआत है। एनीवे, आगे चलते हैं। इट शुड बी डी। फ्रीडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी रीस्टेटमेंट, ये था 1956 में, राइट। 56 में फिशर इक्वेशन ये दिया गया था फिशर के द्वारा 1911 में। कैम्ब्रिज इक्वेशन, 4 लोग थे यहाँ पे। सबसे पहला वर्जन आया था पीगू की तरफ से, राइट। सो पीगू 1917 में पीगू ने दिया था ये, राइट। और इसके बाद केन्स ने अपना वर्जन दिया। केन्स का जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है दैट वाज इन 1923। डॉन बेटिंगटन, अब हो गया मुश्किल। 1956 में दो चीजें आ गई। अब कैसे क्रोनोलॉजी बिठाएं? ये भी 1956। अब इतना तो याद नहीं है कि किस मंथ में हुआ था, तो क्रोनोलॉजी कैसे बैठेगा अब? लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है दैट शुड बी सेकंड, राइट। फिशर इक्वेशन हो गया, उसके बाद कैम्ब्रिज इक्वेशन हो गया। अब बाकी का लक का खेल है, देखते हैं क्या होता है। 2-3 है तो यही होना चाहिए, सी होना चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता जहां पे 2-3 और 4 और 1 होता तो फिर हम फंस जाते। तो यहाँ पे लक ने साथ दे दिया, ये ऑप्शन नहीं है, तो इट इज सी। बिकॉज मुझे भी नॉर्मली यही याद है कि ईयर क्या है, 1956 ही मुझे याद है, इसके आगे का मुझे भी याद नहीं है। 34 का ए, आज क्या हो गया? क्या हो गया आज? आज एक भी आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, पहले फ्रीडमैन, नहीं नहीं, फ्रीडमैन तो रीस्टेटमेंट है, पहले फिशर है। 1911 में फिशर ने दिया क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिर कैम्ब्रिज में 1917 में पीगू, फिर केन्स, फिर मार्शल, फिर रॉबर्टसन, फिर आए डॉन बेटिंगटन। हाँ, तो ये सही है। दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। यस, सी इज द राइट आंसर। गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, तो ये मैंने आपके लिए एक नया काम किया है। तो आई हैव जॉटेड डाउन ऑल द लिस्ट जितने भी हैं, राइट। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। आई विल जस्ट ट्राई टू, फिर भी जितना मुझे याद है मैं कोशिश करता हूं कि इसका सही आंसर मुझे मिल जाए। सी रंगराजन, आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे बी है, लेकिन सबसे पहले सी रंगराजन जी, इनका
समवेयर 90 में ये इनका था। पटेल साहब का जो जनता दल 77 के टाइम की बात है ये। सुब्बा राव फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे थे। मनमोहन सिंह मेरे जन्म से पहले के थे। तो इतना मुझे कुछ कुछ इसका याद है। तो ये 2008 है, 77 है, 1977, 1990 सी रंगराजन। तो यहाँ पे वो मैच करके देख लेते हैं। सबसे पहले आए गए आईजी पटेल, फिर आए सी रंगराजन। यहाँ पे मेरा कुछ गड़बड़ आ रहा है। अच्छा 82 है ना, 77, 82, 90। हाँ ठीक है, तो यही होना चाहिए। एक बार आप लोग इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे के सारे हमारे गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हैं। और यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे छोटा कार्यकाल 20 दिन का है। 20 डेज के गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के। तो यहाँ पे इनके साथ द सोर्स आई हैव टेकन इट फ्रॉम द विकिपीडिया एंड अदर्स, कुछ चीजें मैंने इसमें डाली हैं। सो 2 इयर्स 90 साल के टेन्योर रहा उनका। 5 इयर्स 7 इयर्स। बेनेगल रामू राव सबसे ज्यादा इनका रहा है, सबसे ज्यादा लॉन्ग टेन्योर इनका रहा। 45 डेज अंबेगांवकर। आगे चलते हैं थोड़ा सा पीछे। 42 डेज, राइट, 92 डेज, 20 डेज। यस, अमिताभ घोष वाज 20 डेज के ये आरबीआई गवर्नर थे, राइट। एंड इस तरीके से आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अभी शक्तिकांता दास जी, ही स्टिल देयर, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आगे, राइट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप अगर चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार स्लाइड दिखा देता हूं, अगर आप चाहें तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सबसे लंबा टेन्योर जिनका था एज अ आरबीआई गवर्नर, इट इज सर बेनेगल रामू राव। 49 से लेके 57, तकरीबन 7.5 साल। और इसके आगे की कहानी और तो कोई इतने लंबे टाइम नहीं रहे, राइट। सो यही था, राइट। आई थिंक यस आई एम राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म्स, यस, द टर्म्स इन द टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनमें कहीं पे कोई डेटा सोर्स मेंशन नहीं है, राइट। कहीं पे कोई डेटा सोर्स मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लेटेस्ट डेटा लेके चलेंगे, राइट। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस, इन टर्म्स ऑफ, मतलब इकोनॉमी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। सो again the latest data from the world meters I have shown you here. You can just take a screenshot. Again very important, 2021 के जीडीपी के हिसाब से ये लेटेस्ट डेटा है। यू कैन सी द इंफॉर्मेशन है। सोर्स इज वर्ल्ड डेटा डॉट इनपुट लार्जेस्ट इकोनॉमीज। सो पहला है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑब्वियसली चाइना, यूसीजे, जी, यूके, इंडिया। सो राइट, ये मत सोच लेना कि इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर वर्ल्ड डेटा। हो सकता है कि परचेसिंग पावर के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये अलग हो सकता है, जीडीपी के पर कैपिटा ग्रोथ रेट के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन एज पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, बिलियंस में जब हम देखते हैं तो इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट। इंडिया की रैंकिंग नॉर्मली 6th या 7th ही रहती है। कभी 5 हो चुका है, 2019 में 5 हो गई थी, यूनाइटेड किंगडम नीचे आ गया था, इंडिया ऊपर पहुंच गया था। 2020 में इंडिया नीचे आया, फ्रांस से नीचे आ गया था, और 21 में अब फ्रांस से ऊपर चला गया, अभी ये 6ठे नंबर पे है। दिस इज एज पर 2021, राइट। सो यहां से आप मैच कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। सो ऑब्वियसली चाइना है यहाँ पे, चाइना, इंडिया, यूएसए। तो यूएसए सबसे पहले वाला आएगा, राइट। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस। यूएसए नंबर 1 होगा, फिर चाइना नंबर 2 होगा, फिर जापान नंबर 3 होगा, फिर उसके बाद इंडिया 4 होगा। सो इट शुड बी लाइक 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2. This should be the answer, right? Okay, please take a screenshot of this. Next, secular deterioration hypothesis 1950, Prebish Singer, right? Prebish Singer का ये काम था। Theory of comparative cost या comparative advantage 1817, David Ricardo. Factor endowment theory, it is 1919, जहां पे एली हेक्सचर की बात अगर हम करेंगे, सो 1933 ओलिन एंड 1949 सैमुअल्सन। जब भी ये फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है ना, आप सब पूरा लिख लीजिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि चेंज भी होगा। फैक्टर प्राइस इक्वेशन 1948, राइट। अब मैच करते हैं। सबसे पहले कौन सा आ जाना चाहिए? इट इज सेकंड,
राइट। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं ये दो ऑप्शन तो कट गए, सेकंड में दो है। नाउ प्रॉब्लम, जब भी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी होगा वहां पे मैच या क्रोनोलॉजी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टर प्राइस इक्वेशन 1948 हो गया, और सेकुलर ये तो 50 है, सबसे लास्ट में ही जाएगा, राइट। तो ये फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा। ये देखो कैसे फ्रेम किया हुआ है ऑप्शन, तो दोनों में सेकंड फर्स्ट है, देखो। अब खेल जो है इन दोनों में से कोई एक है। अब फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है 1919 की शुरुआत थी, उसके बाद 1933 की थी, और ये फैक्टर प्राइस इक्वेशन 1948 में आया था। सो दोनों केसेस में ये वाला आगे है, राइट। दो थ्योरीज ने लिख दिया था। तो एचओ थ्योरी अगर हम नॉर्मली बोलते हैं तो एचओ थ्योरी 1900 में पहली बार आई थी, 33 में आ चुकी थी। सो आई विल बी गोइंग विद द थर्ड एज अ सेकंड ऑप्शन, राइट। सो ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर वन, राइट। सो ये एक छोटा सा केस है जहां पे जितनी बार भी अभी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस पेपर में जहां पे भी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी आया है वहां पे हमेशा कभी ना कभी एक प्रॉब्लम रहती है। सो इसको याद रखिएगा। मेरे हिसाब से आई विल बी गोइंग विद डी ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल ऑप्शन। इट इज डी। सो आई होप ये समझ में आया कि कैसे हमें इसको करना चाहिए। यस, ओके, नेक्स्ट। Raj Committee on Taxation of Agriculture. This is 1972. I suppose KN Raj की कमेटी थी तो 1972. छलिया कमेटी 1991. Taxation Inquiry Vanchu Committee, right? Vanchu Committee 1970. And Indirect Tax Inquiry झा कमेटी ये थी 76, राइट। सो सबसे पहले आ जाएगा थ्री, थ्री, फिर आ जाएगा वन, फिर आ जाएगा फोर, फिर आ जाएगा टू। 3142, 3142, it should be B. Let's see the answer. Yes, it is B. राइट। इस बार पहली बार मैंने क्रोनोलॉजी में बहुत ज्यादा काम करके आप लोगों को ये दिया है, राइट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर हैविंग दैट कमिटी स्पेशल की क्रोनोलॉजी, देन टैक्सेशन की क्रोनोलॉजी, राइट। न्यूमरस अदर थिंग्स दैट वी हैव डन, सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ देम। उनको सही से पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले, अभी टाइम है। अगर आपने नहीं पढ़ा उनको पढ़ लो अभी, राइट। ओके, नेक्स्ट। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स सभी को पता है। देखो यहाँ पे वी नो दिस, 1990 में पहली बार ये आया। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 1979। अब आती है प्रॉब्लम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के साथ। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पहली बार यूएनडीपी ने 1997 में किया था, 1997, हाँ, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। और हेड काउंट इंडेक्स, कैलोरी मेजर अगर हम जाएं तो दिस इज 1979 एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे बोला गया था 2400 एंड 2100, 2400 एंड 2100। 2100 था, इट वाज फॉर अर्बन, एंड 2400 वाज फ्रॉम रूरल। सो अब मैच करके देखते हैं, राइट। कैलोरी मेजर पहली बार इंडिया में ही लॉन्च हुआ था, और इसके ऊपर एक और रेवेलियन, रेवेलियन है इनका नाम, या रेवेलॉन है, ऐसा कुछ नाम है इनका। इन्होंने 1984 में एक पेपर लिखा था जो कि कैलोरी बेस्ड था, राइट। तो इसके ऊपर बात थी एक। एनीवे, आई विल गो हेड विद दिस। सबसे पहले आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 79, 79, दो 79 हो गए। सो अब इसकी एक्चुअली पता नहीं चल रहा कि ये हेड काउंट इंडेक्स कौन सा वाला लेके चल रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली बात कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरा है, या नॉर्मल हेड काउंट रेशियो है, राइट। हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप रेशियो, वो वाला। तो यहां से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले हमारे हिसाब से थ्री आ जाना चाहिए, फिर आएगा टू, फिर आएगा वन। अब फोर की प्लेसमेंट हमें देखनी है। सो ये तीनों एक साथ सीक्वेंस में रहेंगे, थ्री टू वन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे टू थ्री फोर चल रहा है। थ्री टू वन ये भी नहीं हो सकता। थ्री टू वन ये हो सकता है, देखो, दिस कैन बी पॉसिबल, बिकॉज यहां पे थ्री टू वन चल रहा है। और टू थ्री, टू फोर थ्री ये भी गलत है हमारा। वी आर 75% श्योर कि सबसे पहले अगर इन तीनों को अगर हम एक सेट मान ले तो ये तीनों एक साथ आएंगे। तो थ्री टू वन का सीक्वेंस सही है। चौथा या तो पहले आएगा या तो बाद में आएगा, राइट। तो यहां पे दिस द क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज फोर। यानी कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट टास्क फोर्स जो था, स्पेशल टास्क फोर्स जिन्होंने कैलोरी बेस्ड सिस्टम बनाया था, वो चीज की कह रहे हैं। तो ये 1979 का रिपोर्ट है। पीक्यूएलआई 1989, ओ माय गॉड, इकोहॉलिक्स, चेक इट आउट।
1979 मॉरिस डी मॉरिस 1979 पहला पब्लिश किया उन्होंने, उसके बाद 782 में, फिर 89 में। तीन रिपोर्ट्स हैं इसके। मॉरिस डी मॉरिस, मॉरिस डेविस मॉरिस हैज गिवन फर्स्ट टाइम 1979, 1982 एंड फाइनली इन 1989। 89 को मत लीजिए। सो शुरुआत में सबसे पहले जो आया था दैट वाज 1979, राइट। ही इज राइट, ही और शी इज राइट। जो इकोहॉलिक्स बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे। एक्चुअली जब पहला पेपर स्ट्राइक कर जाता है हम उसी को मानते हैं। जब पहली बार पब्लिश हुआ था दैट वाज 1979, उसके बाद 1982, फिर 1989। इफ यू रेफर टू दीज थिंग्स ऑन JSTOR यू विल गेट इट, बट 79 को ही हम मान के चलेंगे, पहली बार PQLI उस टाइम पे आया था। चलिए, तो दिस इज सी एज पर मी। नेक्स्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये तो 2008 में लेमैन ब्रदर्स। ग्लोबलाइजेशन अ बिग क्वेश्चन मार्क। ग्रेट डिप्रेशन 1929। गोल्ड स्टैंडर्ड 1800 शताब्दी। राइट, अब आते हैं खेल में। राइट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एक ऐसा पॉइंट है जो कि आई डोंट नो हाउ टू से दैट, ग्लोबलाइजेशन का बहुत सारा केसेस अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग टाइम पे बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कई बुक्स में लिखा हुआ है कि जब कोलंबस निकले थे दुनिया दुनिया खोजने के लिए, वो पहला वेव था। राइट, सो ही सेड कि अराउंड 1492 कोलंबस जब बाहर निकले थे, ही वाज लुकिंग फॉर एंटायर वर्ल्ड, तो ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड। कई बुक्स में लिखा हुआ है कि गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म के होने के बाद, खत्म होने के बाद, द फर्स्ट वेव वाज इन 1914, वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले। कई लोग इसको भी मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर का कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द कॉज था। राइट, क्योंकि कैपिटलिज्म सोशलिज्म पे हावी हो रही थी, समथिंग लाइक दैट। सो ये वाला इंफॉर्मेशन इफ यू सी दिस इज मोर ऑथेंटिकेट, एंड ये मिलता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मिलता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यू कैन गेट द स्टेसिस ऑफ दिस। सो आई विल गो विद ग्लोबलाइजेशन इन 1914। लोग ये भी कह सकते हैं सर इंडिया ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 में। राइट, सो इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। सो ग्लोबलाइजेशन पहली बार ये वर्ड कब यूज किया गया? सो इट वाज नॉट 1991 इन इंडिया एलपीजी के केस में, इट इज 1914। राइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिफाइंस द फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द ईयर 1914। इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था। एनीवे, चलिए मैच करते हैं अब इसको। सबसे पहले 4 आएगा, सबसे पहले 4 आ जाएगा, देन यू हैव डिप्रेशन है ना, हाँ। फिर आई विल गो विद सेकेंड, देन आई विल गो विद 3, देन आई विल गो विद फर्स्ट। राइट, एक बार देखते हैं 4 2 3 1, 4 2 3 1। अब देखो यहाँ मैच करना मुश्किल हो रहा है, दिस इज 4 3 2 1। तो इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन को पहले लिया, ग्लोबलाइजेशन को उसके बाद लिया। राइट, तो आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई हैव टू से। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, दिस इज मे बी इन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने डिफाइन किया होगा आफ्टर WTO। तो WTO 1944 के होने के बाद इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को माना होगा, मे बी पॉसिबल। बट मेरे हिसाब से इट शुड बी 4231, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। राइट, एनीवे, सो वी कैन गो हेड विद दिस, दिस इज द बेस्ट क्लोजिंग ऑप्शन। राइट, तो डी में जा सकते हैं, बिकॉज कहीं और पे चौथा पहला है ही नहीं। अगर आप इसको एकदम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से करेंगे, सो यहाँ पे थर्ड तो पहले कभी नहीं आ सकता, बिकॉज गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म सबसे पुराना था। और अगर इसको थोड़ा और ध्यान से देखें, ग्लोबलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का एक पार्ट है। सो इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड जब से शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन उस टाइम से शुरुआत हो चुका था। एनीवे, सो दिस इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट वी कैन हैव, इट इज डी। राइट, आई वुड लाइक टू सी व्हाट आपके रेफरेंसेस कैसे हैं। राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, यूटिलिटी थ्योरी, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लेट्स सी क्या क्या आएगा यहाँ पे। कंज्यूमर सरप्लस, सप्लाई डिसीजन, आर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ चला गया। यूटिलिटी थ्योरी, इट इज बेसिकली कैन गो विद वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर सरप्लस, कॉस्ट एनालिसिस, सप्लाई। कंज्यूमर सरप्लस का प्रॉब्लम हो रही है, किसके साथ जोड़े इसको? यूटिलिटी थ्योरी इज बेसिकली कैन गो विद दिस। कॉस्ट एनालिसिस, सप्लाई डिसीजन चला गया। कंज्यूमर सरप्लस टैक्स से खत्म हो जाएगा, ये कुछ है क्या ऐसा? सो इट इज 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। आई विल गो विद डी।
ऑप्शन ही पूरा गलत, ये क्या हो गया? पूरा गलत हो गया, ए कैसे आ रहा है यहाँ पे? कंज्यूमर सरप्लस, एक सेकंड, कंज्यूमर सरप्लस दे आर सेइंग वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ओके। बी यूटिलिटी थ्योरी, सप्लाई डिसीजन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। यूटिलिटी थ्योरी के साथ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मार्जिनल प्रोग्रेसिव से एक लाइन बनता है, जहां पे डी मार्जिनल प्रोग्रेसिव से वो लाइन अगर कर रहे होंगे तो फिर ये मेरा गलत हो गया है। यस, कंज्यूमर सरप्लस से वेलफेयर इकोनॉमिक्स बिकम्स पॉइंट। मेरा ये पॉइंट था कि कंज्यूमर नहीं, आई वाज रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग। यस, कंज्यूमर सरप्लस, वेलफेयर, यूटिलिटी थ्योरी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कॉस्ट एनालिसिस, this is supply decision and product differentiation, art of advertisement. Yes, I was wrong, so it will be right, A is correct. Yes. रितु जी, पेपर जब होगा सो होगा, आप और मैं पेपर नहीं करवाने वाले। हमारे हाथ में पेपर करवाना नहीं है, हमारे हाथ में पेपर की तैयारी करना है, तो परेशान मत होइए। परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, राइट? आई अंडरस्टैंड परेशानी होगी, लेकिन ये जो बाकी के 10 दिन है ना, यही टेम्परमेंट टेस्ट करते हैं, यही टेम्परमेंट टेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा हालत हो जाता है। आप सभी ने मैच देखा होगा, राइट? सभी ने मैच देखा है, सभी मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं। कई क्रिकेट मैच जो होते हैं इनको हम कहते हैं नेल बाइटिंग मैचेस। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, छोटा छोटा एग्जाम्पल, आपको पता ही होगा, सभी जगह पे ऐसा होता है। देखिए, जब मैच कब देखते हैं लोग, मैच लोग कब देखते हैं? 50 ओवर का मैच कोई देखता है शुरुआत से, टॉस से लेके आखिर तक, बहुत कम लोग होते हैं। बहुत सारी जनता बढ़ती है। आप कभी भी व्यूअरशिप देख लीजिएगा, व्यूअरशिप हमेशा लास्ट के 10 ओवर में, 5 के ओवर में, और सबसे ज्यादा होती है लास्ट के ओवर में। तो जो टेम्परमेंट लास्ट 6 बॉल में कर गया, मतलब टेम्परमेंट कंट्रोल कर गया, वो जीत गया। अगर बॉलर टेम्परमेंट संभाल लिया, 2 बॉल पे छक्के पड़ गए, उसके बाद भी वो सुधर गया, उसने सही से बॉल दिया, इफ ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कामनेस, तो वो जीत जाएगा। तो यहां पे पूरा का पूरा ये है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। अगर आप अंदर से खोखले हैं तो फिर मुश्किल है। अपने कॉन्फिडेंस रखिए, अपने काम पे कॉन्फिडेंस रखिए, तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, मैंने किया है, बस ये सोच के चलिए। बाकी ये आप सभी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको लेंगे, राइट? मेरे हिसाब से तो यही है। मैं भी आपकी जगह होता तो शायद मेरी भी ऐसी ही हालत होती जैसे आपकी हालत है, राइट? जैसे आपकी हालत है वैसे मेरी भी होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना टाइम निकल गया तो फिर ज्ञान देना आसान होता है। तो मैं शायद ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता, थोड़ा सा मैं इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इतना हाइपर मत होइए। और आपको मैं यही बता देता हूँ कि जो एडमिट कार्ड आएगा वो शनिवार को आएगा। शनिवार के शाम के 9, साढ़े 9 बजे आने के पूरे चांसेस हैं, बिकॉज लास्ट कोरोना काल में एनटीए हैज बीन वेरी वेरी एक्टिव, पर्टिकुलरली ऑन द वीकडेज, वीकेंड, सैटरडे को ज्यादा सक्रिय रहती है। तो उस पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आ जाएगा, राइट? अभी बहुत सारे चैनल्स बोलते हैं कि ये पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। देखो, हमारा काम नहीं है वो। अब सीयू सेट का पेपर करवाना है, उसके लिए नेट को पीछे करना है, या सीयू सेट का पेपर बाद में करवाना है, वो हमारा काम नहीं है, किसी का भी काम नहीं है। हमने फीस करवाया, हमने फीस भरी है एनटीए को काम करवाने के लिए। सरकार ने एनटीए को चुना है, वो इट इज कंपेरेटिव एडवांटेज, उसका हमारा काम है ही नहीं। हम क्यों पढ़ रहे हैं उस सब चीजों में, राइट? प्लीज। हाँ, सैटरडे यूजीसी का फेवरेट डे है। वो होता है ऐसे ऐसे ना, ऐसे जैसे कई लोग होते हैं जो रात के टाइम पे मेल करना पसंद करते हैं। आप में से जितने लोग अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो कुछ लोग होते हैं रात को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रात को मेल करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो उनमें से एक है, पूरा दिन ढलने के बाद शाम के 9 बजे ट्विटर में पहले आता है, आधे घंटे पहले, उसके बाद आता है कि हाँ चलो एडमिट कार्ड निकल गया। तो एनीवे, मेनी थिंग्स, कमेंट शुड बी रिजर्व्ड। एनीवे, फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, तो मेरा यहाँ पे 2 नंबर कट गया।
लेकिन आप लोग सही करना इसको। कंज्यूमर सरप्लस इज बेसिकली रिलेटेड विद द welfare economics, utility with the progressive because marginal proportional sacrifice, and cost analysis is basically with respect to the supply decisions, art of advertisement with the product differentiation. Okay, M1, M2, M3, M4, this is quite simple. I think all of you can do this. चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, मैं आंसर बहुत देर से दे रहा हूं। सबसे पहले किसके साथ जाना चाहिए? M1, M1, कम ऑन, M1 C प्लस डी इसके साथ कर दूं, इसके साथ कर दूं, या इसके साथ करूं? C प्लस डी डी प्लस ओडी प्लस एस डी। चलिए, यस इट इज सेकेंड। देन M2, M2 एक और बढ़ जाएगा SD, फिर M3 इट इज दिस, M4 टाइम डिपॉजिट सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड जो है वो है M4, तो सबसे बड़ा वही होगा। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, जिसको इतना ही पता नहीं सबसे छोटा M1 है, तो सबसे छोटा कौन सा वाला है? ये वाला है भाई, तो ये डाल दो M1 में। उसके बाद बड़ा कौन सा है? M2, उसके बाद कौन सा है? M3, उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? M4, तो हो जाता है ये, तो इट इज बी, आई थिंक, यस बी, बी होगा, यस। नेक्स्ट, केंशियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, केंशियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा तो ये किसने दिया था? ये तो ओके, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ सन, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्रॉम बेराक। उसके बाद सनस्पॉट थ्योरी, सनस्पॉट थ्योरी, ये तो हमारे जीवॉन साहब का काम लग रहा है, यस ट्रेड साइकिल का ये काम है, जीवॉन साइकिल, जीवॉन का है ये। सनपॉट थ्योरी नहीं पता किसी को? अगर पता है तो बताना मुझे, नहीं पता तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट, छोटा सा ये। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, यस दिस इज कैल्डर, और केन्शियन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी विद दिस, राइट। सो ये होना चाहिए सेकेंड, सनस्पॉट थ्योरी, ये तो थर्ड नंबर पे है, एक्चुअली बहुत चिपका चिपका है ये। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट गोज विद बुरमबेराक 4, दिस इज 1 एंड दिस इज 3, 2 4 1 3, ये होना चाहिए, यस। सनस्पॉट थ्योरी, एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक्सप्लेन। ओके, सनस्पॉट थ्योरी क्या होता है कि दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना, जो कहते हैं कि हर 10 से 14 साल के बीच में सन के पास कुछ, सन सूरज के पास कुछ स्पॉट्स हो जाते हैं, राइट, डस्ट पार्टिकल, हेवी पार्टिकल्स जो है, और उसकी वजह से सन जो है वो छुप जाता है। अब जब वो छुप जाता है तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ता है, सनलाइट वर्ल्ड तक नहीं पहुंच पाती, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डाउन हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। एंड जिसकी वजह से जब एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, उसके बाद वेज गुड या फूड्स का दाम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल का प्राइसिंग शिफ्ट ऊपर नीचे होता है। दिस इज अ वेरी सिंपल थ्योरी गिवन, अर्लीस्ट थ्योरी, सबसे पुरानी थ्योरी है ये ट्रेड साइकिल की, सन स्पॉट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल बाय जीवॉन्स, राइट। जस्ट रिमेंबर दिस वेरी सिंपल पॉइंट, इतना सही है इसके अंदर। इसका रीजन जो है दैट इज द रीजन ऑफ द ट्रेड साइकिल इज द सन स्पॉट्स, जो कि डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि सूरज को रोक देते हैं, राइट। दैट इज व्हाट द ओनली पॉइंट। इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है हर जगह पे, बट डोंट वरी, दिस इज अ वेरी ओल्डेस्ट थ्योरी गिवन बाय जीवॉन्स। एनीवे, सो आई हैव गिवन द आंसर। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिशिएट, revenue deficit, revenue and interest receipt minus expenditure. Budgetary deficit, it is total receipts minus total disbursement. Capital fiscal deficit, revenue receipts plus recovery of loans, ये, and capital deficit is receipt minus disbursement in the capital account. So it is second 1 4 3, second 1 4 3, it should be B, right? Quite easy, ये क्वेश्चन आना ही आना है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिस्कल डेफिशिएट, इनके नंबर्स याद रखिएगा, रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या है, पॉइंट याद रखना। एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, रिकार्डो इट इज कंपैरेटिव, ओलिन एंडोमेंट थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, क्रेविस अवेलेबिलिटी थ्योरी, जो अवेलेबल है उसको एक्सपोर्ट करो, जो अवेलेबल नहीं है उससे इंपोर्ट कर लो। सो इट इज 3, डेविड रिकार्डो 4, इट इज 2, इट इज 1, सो 3 4 2 1, 3 4 2 1, इट शुड बी B, right? Okay, next,
अच्छा नेक्स्ट जो है दिस इज बेसिकली, हाँ इसके बाद आएंगे, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू इट इज अ टाइप वन एरर, type 1 error. Mean is equal to the degree of freedom. This is basically for chi-square distribution. Mean is greater than mode. This is skewed distribution में होगा, negatively skewed distribution है, mean बड़ा होगा, mode छोटा होगा. Population is homogeneous. It is simple random sampling. Right? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए होमोजीनियस का होना, पॉपुलेशन होमोजीनियस का होना बहुत जरूरी है. अभी रिसेंटली कोई क्वेश्चन आया था जेएनके सेट में, तो वहां पे आई वाज गिविंग दिस इंफॉर्मेशन कि विदाउट होमोजीनियस आप रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते हो. अगर हेट्रोजीनियस रहा तो रैंडम सैम्पलिंग बकवास है वहां पे, इट शुड नॉट बी डन. राइट, एनीवे, सो नाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. इट इज 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3. दिस इज बी. राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट. अच्छा ये जो है, आई थिंक दिस कैन बी डन बाय योर एंड. ये एक्चुअली इसको मैं लेके नहीं आ सकता, ये बहुत छोटे में है, इसको मैं किसी भी तरह स्प्रेड करता हूँ, ये हो नहीं रहा, हिंदी इंग्लिश एक साथ नहीं आ पाएगा. तो आई थिंक ये कुछ चार क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, 47 48 49 एंड 50, जो कि पैसेज में से ही है. सो आई थिंक अगर पैसेज की तैयारी करनी है तो आप 2011 का पेपर देख सकते हैं, 2010 का पेपर देख सकते हैं, वहां पे पैसेज है. राइट, ऑल्दो पैसेज का लेवल वैसा नहीं है जैसा अभी आजकल आ रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं है. राइट, सो इफ यू वांट, इफ यू हैव द पेपर, देन रेफर टू दीज क्वेश्चंस. तीन क्वेश्चन है इसके ऊपर जो कि डायरेक्टली यहीं से बन के आ जाता है. राइट, सो आई एम नॉट कंसिडरिंग देम बिकॉज एक साथ मैं इनको ले नहीं सकता कि पैसेज भी हो और क्वेश्चंस भी हो. तो चार क्वेश्चंस आई एम नॉट डूइंग इट हियर. आई थिंक यू कैन डू दैट. मैं आगे चलता हूं जो कि है दिसंबर 2010 का पेपर. राइट, with if all of you agree then let's move for दिसंबर 2010 का पेपर. राइट, आर वी ऑल रेडी या थक गए हैं हम? आप लोग बोलोगे सर अभी तो ओनली 30 मिनट्स हुआ है, अभी कहां से थकेंगे? इज दैट सो? थक गए सभी? कौन कौन थक गया है? लेट्स स्टार्ट. शैल वी स्टार्ट विद पेपर 2 दिसंबर 20 दिसंबर 10. पेपर 2 स्टार्ट करें? चलिए, ओके देन लेट्स स्टार्ट विद दिस. द रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब पता नहीं मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है ये क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं. रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. आई डोंट नो, ये कभी कभी आता है, तो आरपीटी को ध्यान से कर लेना बिकॉज इस बार के पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे. अब ये कैसे है क्या नहीं है इतना मत जानो, बता दिया, कर लो, आ जाए आपको क्या फायदा है. अच्छा, इसमें क्या क्या है? कंसिस्टेंसी होता है बिकॉज इसमें ऐसा नहीं कि आज हमें चाय पसंद है कल कॉफी पसंद हो जाए, तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है. अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो वो इररेशनल कहलाएगा. एक पॉइंट और, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में होता है. राइट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में क्या होता है कि इसमें वीक नहीं होता. एक्चुअली इफ यू टेक हिक्सियन डिमांड फंक्शन, हिक्स ने दोबारा डिमांड फंक्शन दिया था 36 में, राइट, नहीं 42 में दिया था, फिर हिक्सियन डिमांड फंक्शन आया था. और वहां पे क्या था, हिक्स का जो इंडिफरेंस कर्व है, अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारे सारे जो है वो वीकली प्रेफर्ड है. राइट, ये वाला भी जितना अच्छा है उतना ही अच्छा ये वाला है, उतना ही अच्छा ये वाला है, उतना ही अच्छा ये वाला है, सिंस ऑल ऑफ देम गिव्स द सेम यूटिलिटी. राइट, बट सैमुअल्सन के हिसाब से वो नहीं है. अगर आप सैमुअल्सन का पॉइंट देखें तो दिस इज लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखता है ये. तो सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग वाले ही जो है स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड वाले ही हो सकते हैं, बट हिक्स के केस में वीकली प्रेफर्ड वाला भी हो सकता है, इसलिए वीक ऑर्डरिंग भी है. राइट, तो हिक्स इज बेसिकली, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आएंगे, वीक ऑर्डरिंग है. एंड रिवील प्रेफरेंस थ्योरी सिर्फ स्ट्रॉन्ग पे ही है, इसको प्लीज स्ट्रैप एंड रैप से मत जोड़ना. स्ट्रॉन्ग एक्सिम ऑफ रिवील प्रेफरेंस भी है, वीक एक्सिम ऑफ रिवील प्रेफरेंस भी है, लेकिन जब हम रिवील प्रेफरेंस थ्योरी की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस ऑफ अ थ्योरी, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. अब अगर हिक्स के बारे में जाएंगे तो हिक्स का ग्राफ यहां बनाता हूं मैं एक बार. लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस. सो ये सारे पॉइंट्स हिक्स के जो है वो वीकली प्रेफर्ड में आ जाते हैं. राइट, और ऊपर वाले जो आईसी के ऊपर है वो सब स्ट्रॉन्ग है, बट यहां पे क्या है, दे आर ओनली स्ट्रॉन्ग. राइट, ये वाले इंफीरियर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारा इंफीरियर है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के हिसाब से. अनदर पॉइंट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब नॉर्मल गुड्स.
सो आरपीटी थ्योरी इज ओनली बेस्ड ऑन नॉर्मल गुड्स, राइट। इसमें कोई भी किसी भी तरह का गिफन गुड नहीं है। सो गिफन गुड का मतलब है यहाँ पे कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, राइट। तो सॉरी, इंपीरियर गुड्स का। तो यहाँ पे एक पॉइंट प्लीज नोट इट डाउन, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में इट इग्नोर्स नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किसका होगा भाई? इंपीरियर गुड्स का, राइट। और पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ये किसका होगा? ये होगा गिफन गुड्स का। सो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी दोनों ही इस गुड्स को कंसीडर नहीं करता है, प्लीज रिमेंबर दिस। सो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी कंसीडर नहीं करता है और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंसीडर नहीं करता है। सो दिस इज पॉजिटिव इनकम, मतलब हो गया यहाँ पे दिस इज अबाउट द नॉर्मल गुड, सो इट कंसीडर्स द नॉर्मल गुड एंड द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। मजा आया कुछ टाइम बाद? इज इट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द आंसर विल बी डी हियर, यस इट इज डी। एन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स फॉर लेबर विल बेंड बैकवर्ड्स। कब बेंड करेगा? देखिए, अगर लेबर सप्लाई कर्व ऐसा लेते हैं, आज कुछ नया दिखाऊंगा इसमें। देखिए ये वाला ग्राफ तो मैंने बहुत बार आपको दिखा दिया है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। और यहाँ पे जस्ट लेट मी राइट इट आउट, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे द इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है दैट इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, एंड हियर इट इज पॉजिटिव एंड हियर इट इज नेगेटिव। जस्ट लेट मी जस्ट चेक इट आउट। नहीं, मैंने गड़बड़ किया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव है। ये आ गया पॉइंट। सो इसको भी नोट कर लीजिएगा। हेयर इनकम इफेक्ट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव। सिंस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, सो इसलिए द वर्क विल बी ट्रीटेड एज, और लेबर विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव स्लोप। सो लेबर विल बी ट्रीटेड एज, इन दिस केस लेबर इज अ नॉर्मल गुड। और यहां पे क्या हो गया? इस साइड में ऊपर इस जगह पे क्या हुआ? दैट income effect is greater, income effect is greater, and that is negative income effect is greater than the positive substitution effect of labor. So labor is a inferior good here, labor is inferior good, और लेबर इंफीरियर हो गया तो क्या नॉर्मल हो गया? लेजर इज नॉर्मल गुड, लेजर हो गया नॉर्मल, तो इसलिए नॉर्मल की तरफ, लेजर की तरफ जा रही है, ठीक है। सो अब नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। एन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व फॉर अ लेबर विल बेंड बैकवर्ड्स व्हेन, ये बेंड बैकवर्ड्स तभी होगा जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट छोटा हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इफ इट इज लेस देन इनकम इफेक्ट देन इट विल बेंड बैकवर्ड, अदरवाइज ये बेंड नहीं करेगा, ये सीधा चलता रहेगा। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द वेज रेट इंक्रीज इज हायर देन द इनकम इफेक्ट। देख लो ध्यान से, दिस क्वेश्चन, दिस इज इनकरेक्ट। The income effect of wage rate increase is negative and higher than the substitution effect. ये point is valid. This question was incorrectly answered in the net examination. You can see the answer is A. Right? ये मुझे सही से याद है, इसलिए मैंने आपको बताया। This question was incorrectly answered. इसका सही answer is B. You can refer to any diagram. Refer to Kotzianis. Refer to Helverian. You will get the answer for this. Or Golden Laser, right? Lipse. These are the standard books. Roville, Phil and Pindick. यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. So I think you will all agree with this. This is the incorrect option, right? The short run supply curve of a firm under perfect competition is, ये याद रखिएगा कि short run supply curve अगर हमें निकालना है तो ये हमेशा वो पॉइंट होता है जहां पे प्राइस, बेसिकली दिस इज द प्राइस, दिस इज एबीसी कर्व, राइट, और ये है एमसी कर्व। सो अगर प्राइस इससे नीचे चला जाए, राइट, इफ प्राइस, ऐसा कंडीशन ले लेते हैं, सपोज if the price line is this, if this is the price line P1 and this is the price line P2 and let's have a axis। अगर P1 प्राइस है तो P1 प्राइस में ABC ऊपर चला गया, यानी कि दिस इज शट डाउन पॉइंट। सो यहां पे द सप्लाई कर्व विल बी दिस विल बी द सप्लाई कर्व, शट डाउन पॉइंट हो गया, ये शट डाउन जोन में है, इट इज नॉट पॉइंट, शट डाउन जोन। और अगर P इक्वल टू एबीसी इक्वल टू एमसी तो हमारा ये वाला पॉइंट होगा। सो मार्जिनल कॉस्ट अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वेयर प्राइस इज इक्वल टू एबीसी, ये पॉइंट भी याद रखना,
वेयर प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एबीसी। प्राइस का भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, अदरवाइज प्राइस अगर नहीं है तो फिर एबीसी क्या हवा में नहीं करेगा उसको, राइट। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। अच्छा, कई बार आप इसको भी पूछ सकते हैं कि सर अगर प्राइस हमारा यहां पे है तो क्या होगा, अगर प्राइस मान लीजिए P3 पे है तो क्या होगा, सप्लाई क्या होना चाहिए, सप्लाई तब भी यही रहेगा, इट इज दिस पोर्शन ओनली, सेम पोर्शन। इज इट अंडरस्टूड? P1 पे रहेगा तो ये रहेगा, ये वाला पोर्शन, अगर P2 पे रहेगा तो ये रहेगा, P3 पे रहेगा तो भी ये रहेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मिनिमम ऑफ एबीसी, लेकिन वो प्राइस डिसाइड करेगा कि कहां पे जाना चाहिए। ओके, इट इज बी। नेक्स्ट, क्वाजाई रेंट लॉन्ग रन में जीरो हो जाता है, ये पॉइंट याद रखना, ये इस पे भी मुझे लग रहा है कि शायद इस बार क्वेश्चन आ सकता है। क्वाजाई रेंट वाज गिवन बाय मार्शल, राइट। तो मार्शल के हिसाब से क्वाजाई रेंट जो है वो शॉर्ट रन में रह सकता है, क्वाजाई रेंट शॉर्ट रन में पॉजिटिव रहेगा, क्वाजाई रेंट लॉन्ग रन में जीरो हो जाएगा, इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन। इसके विपरीत उल्टा बिल्कुल, अगर हम रिकार्डो की बात करें तो रिकार्डो ने बोला इकोनॉमिक रेंट जो है वो लॉन्ग रन में पॉजिटिव रहेगा, राइट, लॉन्ग रन में पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आता है यहाँ पे क्वाजाई रेंट का। तो क्वाजाई रेंट वाज गिवन बाय मार्शल, इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन गिवन बाय हिक्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैम्बरलिन, थ्योरी ऑफ गेम्स गेम थ्योरी वाज गिवन बाय वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्जिस्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका 4, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज, नहीं 3 तो इसके, ये कौन सा है, ये 3 2 के साथ जा रहा है ना, हाँ तो 2, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, this should be the answer D, right. The difference between the value of marginal productivity and marginal revenue product arises only because यहाँ पे VMPL, तो let me just change the color, ये green color मुझे भी थोड़ा सा कम दिख रहा है, I'm telling you my eyesight has gone now, right, कम हो चुकी है। Value of marginal productivity is equal to AR into MPL, and MRPL का मतलब है it is MR into MPL, right, or we can say both of them there is a difference because MPL cancels and AR is greater than MR, तो इसीलिए the AR is not equal to MR, indeed AR जो है वो बड़ा है MR से, इसीलिए दोनों के बीच में differences हैं, right. Next, in the short run a producer operates in the only stage 2, that is the viable economic stage 2 of the law of diminishing returns, when where average product of variable factor is declining, average product of variable factors. So stage 2 देखते हैं कैसे होगा, it will be ऐसे, ये स्टेज 2 शुरू हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से, यहां तक चलेगा, और यहां पे एपी का वैल्यू जो है वो ऐसा बढ़ा, राइट, और ऐसे बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा, राइट, और यहां पे ऐसे जाएगा एमपी। लेट्स सी दिस नाउ, वेयर एपी और द वेरिएबल फैक्टर इज डिक्लाइनिंग, यस, आधे पोर्शन में डिक्लाइन हो रहा है, दिस इज करेक्ट। इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स रेस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। स्टेज 1 में तो नहीं है, स्टेज 1 में इट इज नॉट देयर, राइट, स्टेज 1 एंड 3 marginal product of the fixed and the variable factor, fixed and the variable factors, fixed factor का एक सेकेंड, in stage 1 and stage 3 the marginal products of fixed and variable factors respectively are negative. How is that? In short run a producer operates in only stage 2 of the law of diminishing returns where average product of the variable factor is declining, this is correct. In stage 1 and stage 3 the marginal product of the fixed एंड द वेरिएबल रेस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। नेगेटिव देखो मैं यहाँ पे इसको गलत मानूंगा, इट इज थर्ड का नेगेटिव होगा, राइट, एंड स्टेज 1 का तो ये हो नहीं सकता, तो आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, राइट, तो इट शुड बी ए, इट शुड बी ए। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, क्या लगता है?
स्टेज 1 में तो नेगेटिव नहीं होता. That is why it is called as increasing returns. Anyway, from my point of view, I think this this reason is incorrect. So it should be A as per me. Best option यही होना चाहिए. Oh, let's see the answer क्या है. The final answer key has been given as B. So let's check it out. एक बार देख लेना. मेरे हिसाब से it should be A. Right? Fine. I think the chat box is static now. Stuck. Maybe कुछ आ नहीं रहा उसमें. In monopolistic competition, the firms enters only normal profit in the long run. देखो ये चीज बहुत जगह अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जा सकती है. Just understand this. A firm in the monopolistic competition or in the perfect competition can enter or exit in the short run. और तभी जब एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो एंटर करेंगे, जब एबनॉर्मल लॉसेस होंगे तो एग्जिट कर जाएगा. और ये करते करते जब तक इतने फर्म्स निकल जाएंगे या इतने फर्म्स एंटर कर जाएंगे कि प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे या इतने घट जाएंगे कि द प्राइस बिकम्स इक्वल टू द एमआर कर्व या एसी कर्व, तब तक वो निकलते रहेंगे. सो दैट देयर इज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. सो ये पॉइंट को याद रखना. इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म only earns only normal profit in the long run. Yes, this is correct because बिल्कुल यही चीज है जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के इसका मैच करता है. A firm in the monopolistic competition produces a commodity which has no close substitute. This is also correct. No close substitute का मतलब यहाँ पे देखो, अगर इसको हम टिक टिक मारते हैं no close substitute, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. There will be no difference between perfect competition and monopolistic. So here perfect competition will be equal to monopolistic. No close substitute. What I can say is कि वहां पे close substitute होते हैं. We have no perfect substitute. We have no परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. यानी कि अगर सनसिल्क की जगह पे डव ले लिया या डव की जगह पे ट्रेसेमे यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए. दे आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, राइट, और नियर सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, राइट. सो बेसिकली दैट विल बी द आंसर फ्रॉम माय साइड, राइट. सो दिस विल बी नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गलत हो जाएगा. दिस इज फॉल्स, दिस इज करेक्ट. एम आई स्टिल लाइव? I don't know why there is no information on the chat box. Okay, maybe. So this is incorrect. So firm which has no close substitute ये गलत हो जाएगा. No perfect substitute हो सकता था, लेकिन no close नहीं है. They are imperfect substitute हैं यहाँ पे. They are there. So this is C. A is true. R is false here. डिवैल्यूएशन इन जनरल इज रिजॉर्टेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट. डिवैल्यूएशन का मतलब $1 इज इक्वल टू ₹60 एंड डिवैल्यूएशन के बाद इट विल बी 170. बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस जो है वो चीप हो गए हैं एंड दैट इज वाई एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ जाएगा और इंपोर्ट्स के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे एंड इंपोर्ट्स का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी विल हैव इज वी विल हैव मोर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट. ज्यादा से एक्सपोर्ट करेंगे और कम इंपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा बीओपी डेफिशिट है वो कम हो जाएगा. तो डिवैल्यूएशन इन जनरल इज रिजॉर्टेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स, डेफिनेटली इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स इन यूनिट्स, राइट. इट मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर. तो यहां पे भी इट इज फाइन. सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. आई विल गो विद दिस. इट इज नॉट द स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन, राइट. इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, राइट. ये यहां पे हम बोलें कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये इसका आंसर है, नहीं. डिवैल्यूएशन हम करते हैं फॉर बीओपी डेफिशिएट को ठीक करने के लिए. अब बीओपी डेफिशिएट ठीक कैसे किया जाएगा? जब एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा या इंपोर्ट को कम किया जाएगा. डिवैल्यूएशन इज वन ऑफ द वे जिससे एक्सपोर्ट चीपर होता है और वो बढ़ता है. तो द मेन कॉज इज फॉर बीओपी डेफिशिएट को ठीक करने के लिए. इट इज ए, राइट. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो वाला भी है भी नहीं वैसे भी. ओके. The role of monetary policy in a developing economy in general is to achieve the growth with stability. देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे ओनली वन ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्राइस स्टेबिलिटी, राइट. इस पॉइंट को भी हमेशा याद रखना. इट इज सबसे पहला काम जो है आरबीआई का, दैट इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. और ये प्राइस स्टेबिलिटी कंसिडरिंग अ इकोनॉमिक ग्रोथ जो फोरकास्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ है. तो प्राइस स्टेबिलिटी ऐसा नहीं कि लो लेवल स्टेबिलिटी मेंटेन कर लिया. एट अ ग्रोइंग स्टेबिलिटी, एट अ लिटिल बिट हाई स्टेबिलिटी, अ स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस दैट इज कंड्यूसिव फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ.
ये पॉइंट याद रखिएगा। तो पहले प्राइस स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर उसके बाद कुछ और करना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम कीजिए। So the role of monetary policy in developing economy in general is to achieve growth with stability, right? It makes availability of the credit to the public at the cheaper rate of interest. I think both of them are correct. तो यहाँ पे मैं इसको लिए जा सकता हूँ, both of them are correct, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। D. The classical analysis of determination of output and employment is characterized by static analysis, right? यहाँ पे कोई भी कंपेरेटिव स्टैटिक नहीं है। कंपेरेटिव स्टैटिक वहां पे होता है जहां पे आपके पास लैग चलता है, राइट? डायनामिक एनालिसिस में भी लैग चलता है, कंपैरेटिव स्टैटिक्स में भी लैग चलता है। इट इज अ पार्शियल एनालिसिस में, राइट? तो क्लासिकल एनालिसिस बेसिकली स्टैटिक एनालिसिस की जब सब कुछ ऐसे हिसाब से चलेगा तो ये होगा, सेक्टर्स पेरिबस वगैरह वगैरह, राइट? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही चीज है इनका। Consumption is irreversible. This is Dusenberry. So it is the relative income hypothesis, nothing else. So consumption is irreversible. एक ratchet effect की वजह से एक बार जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन उस हिसाब से नहीं बढ़ती, और जब इनकम घटती है तो कंजम्पशन उस हिसाब से नहीं घटती है, बिकॉज पीपल आर हैबिचुएट ऑफ द पास्ट स्टैंडर्ड्स। तो रिलेटिव इफेक्ट। Inventory theory approach was given by basically two people. It was Tobin and Baumol. So inventory theory approach यहाँ पे basically it is given by Baumol, क्योंकि Baumol का नाम है। और अगर कभी क्वेश्चन आता है कि फॉर इन्वेंट्री थ्योरी एंड रिस्क के साथ, रिस्क एवर्स रिस्क एनालिसिस के साथ, राइट? तो दैट विल बी बेसिकली विथ टॉबिन। Yes, it is D here. Liquidity trap in a situation when demand for money is perfectly elastic or infinitely elastic, right? तो ये वाला पॉइंट है, विच इज ऑलरेडी मिनिमम लेवल पे है, इंटरेस्ट इज एट मिनिमम लेवल एंड द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इलास्टिक। एवरीबडी इज वेटिंग कि कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम कैश लेके रेडी हैं, कल जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। दैट इज व्हाट। Okay, equation of exchange. This was given by Irving Fisher, 1911. Money wage rigidity, it was given by James Maynard Keynes. Natural rate of unemployment, it was given by Milton Friedman and Lucas Papademos, right? So, Milton Friedman and Edmund Phelps, sorry, and Edmund Phelps. NRU was given by Lucas Papademos. Rational expectations, John Moot, right? So I think now it can be matched. So it is 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. It should be C, I think. Yes, it is C. Fine. I think this is the end. So we have discussed some of the questions today. अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई विल बी कमिंग बैक ऑन माय रेगुलर डे। आज कुछ कम स्टूडेंट्स थे बिकॉज today is not my day and most of the people might not be doing कि आज सर आएंगे। So now we are going to meet on Saturday and we are going to take some more, we are going to increase the session timing. थोड़ा सा जितनी ज्यादा हो सकता है क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। 2010 से मैं शुरुआत करूंगा। पूरी की पूरी ये कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा 2010 कंप्लीट हो जाए, राइट? सो 2010 9 जितना हो सकता है उतना बढ़िया रहेगा। सो वेट फॉर सम मोर सेशंस ऑन दिस वीकेंड। फाइन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर कुछ चीज ऐसी लगती है कि सर ये आप हेल्प कर दीजिए, आप बता दीजिए, डू लेट मी नो। आई रीड ऑल द कमेंट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स, जब जो भी वो मुझे लिखते हैं, आई कीप ऑन रिपीटिंग द आंसर्स उनको लिए। अगर कुछ ऐसा है कि मैं कमेंट में नहीं लिख सकता, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जरूर लेता हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। डोंट गेट वरीड, एनटीए अपना काम करने दो, आपका पेपर जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जिस दिन भी हो हम रेडी होने चाहिए। हम ऐसा ना हो कि यार पेपर आ गया, हम लोग टेंशन कर रहे थे, अब पेपर तो आ गया, अब क्या करें, ये मत सोचना। सो गिव योर बेस्ट शॉट। अब सिर्फ कहानी जो है मैक्स टू मैक्स 7-8 दिन की रह गई है। टेम्परमेंट मत खोना, 8 बॉल में हमें जेआरएफ चाहिए, ये सोच के चलो, राइट? अगर कहीं पे टेंशन हो तो मुझे टेलीग्राम पे पहुंच सकते हो, मेरे साथ लिख सकते हो टेलीग्राम में कि सर मुझे टेंशन हो रहा है, हेल्प मी आउट, व्हाट शुड आई डू। इस तरह के स्पीचेस मैं नेक्स्ट टाइम में जरूर दूंगा, राइट? बट नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को पहले से ही कर लीजिए। अगर आपके पास 2010 का पेपर है तो आप पहले से ही कर लीजिए। एंड मेक श्योर, अगर आपने अभी नेक्स्ट 7 डेज घड़ी देख के आप हर दिन 1-1 घंटा 2-2 घंटा पेपर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन में और नई चीज मत डालो, कैसे सॉल्व करना है, कितनी जल्दी सॉल्व करना है। अपलोड तो बहुत कर लिया, अब डाउनलोड करवाना सीखो ब्रेन को, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी नेक्स्ट 12, 13, 14 को।
राइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई नया स्टूडेंट है, जुड़े रहिए मेरे साथ, नई चीज मिलेगी हर बार, नई चीजें करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।